दोस्तों, ये आप जो वीडियो देखने जा रहे हैं, ये वीडियो पहले लाइव हो चुका है। तो अगर जिन भी दर्शकों ने इस वीडियो को जब ये लाइव हो रहा था तब देखा था, तो ये उनके लिए नहीं है, ये उन दर्शकों के लिए है जो उस कार्यक्रम को देखना चूक गए हैं। तो यूट्यूब का भी कहना है कि अगर वीडियो सेक्शन में अगर आप डालें तो उसके नोटिफिकेशंस जो हैं थोड़े ज़्यादा लंबे समय तक जो है वो दर्शकों को मिलते रहते हैं। तो उसी उद्देश्य से इसको हम फिर से डाल रहे हैं वीडियो सेक्शन में। व्यूज बढ़ाने का कोई उद्देश्य नहीं है, पर उद्देश्य सिर्फ इतना है कि बातचीत ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे। और इसीलिए जिन लोगों ने इसको देखा हुआ है, ये उनके लिए नहीं है। चाहे तो वो देख सकते हैं, लेकिन मूलतः ये वीडियो हम फिर से इसलिए अपलोड कर रहे हैं ताकि जो लोग चूक गए हैं उन तक वो नोटिफिकेशन अगर पहुंचते हैं और वो अगर इसको देख पाते हैं तो वो देख सके। यही ये कारण है। तो आप इसको देखें। प्रधानमंत्री तो खैर 10 साल में पहली बार सबसे लंबे विदेश दौरे पे गए हैं और हो सकता है कि आने वाले दिनों में ये जो सबसे बड़ा लंबा दौरा आज तक माना जाता है वो उसका रिकॉर्ड भी वो तोड़ दें और कभी हो सकता है कि 15 दिन के लिए चले जाएं। विदेश दौरे के अलावा जो देश चलाने का जिम्मा है और उसमें विशेष रूप से आ जाती है हमारी चुनावी व्यवस्था। हम एक ऐसे लोकतांत्रिक देश है जहां पे वैसे देखा जाए तो हर 1.5 साल में कोई एक बड़ा चुनाव हो जाए। तो यह माहौल या परिस्थिति ऐसी बन जाए कि जब वोट डालने के लिए लोग जाएं तो उनमें से ज्यादातर वही बचें जो कि भाजपा को या उनका महागठबंधन जो बना है तथाकथित रूप से उनको वोट देते। छत्रपति शिवाजी महाराज। अब लोग कहते हैं, देखिए वो लोग कहते हैं मराठा थे, कुणबी थे, कुर्मी थे, लेकिन दरअसल वो ब्राह्मण थे। फिर ये पीड़ा है कि इतने सारे जो रजवाड़े थे, 550 600, ये रजवाड़ों को एक कर दिया आजादी के समय पटेल ने, और उनकी जमीनें छीन ली रजवाड़ों की, जो रियासतें थी। आरएसएस का एक पहला काम है, इनका जीवन जो है भय में है। जितना अंधकार बढ़ेगा आरएसएस उतना ज्यादा आगे चलेगा। तो भय खड़ा करना इनका काम है। बिहार में स्थिति ये है मयूर भाई, बिहार में पिछले 35 सालों से पिछड़ों का शासन है। जी। पहले लालू प्रसाद यादव जिस कम्युनिटी से आते हैं, यादव कम्युनिटी से, वो बिहार में जी। पिछड़ा वर्ग से आता है। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आप ही के इस मंच पर जिसका नाम है मयूर जानी ऑफिशियल। प्रधानमंत्री तो खैर 10 साल में पहली बार सबसे लंबे विदेश दौरे पे गए हैं और हो सकता है कि आने वाले दिनों में ये जो सबसे बड़ा लंबा दौरा आज तक माना जाता है वो उसका रिकॉर्ड भी वो तोड़ दें और कभी हो सकता है कि 15 दिन के लिए चले जाएं। बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां से उनको अभी भी सर्वोच्च सम्मान या किसी भी प्रकार का सम्मान उनको लेना बाकी है अभी। तो ऐसे देशों की यात्रा बहुत जरूरी हो जाती है। कल राकेश पाठक जी से हम परसों बात कर रहे थे तो आप सबने सुनी होगी, हमने कहा था कि इसमें से किसी एक घाना या तो नामीबिया या तो ट्रिनिडाद टोबैगो कहीं ना कहीं जाके एक आध तो वो मेडल वेडल या तो वो कुछ तमगा ले ही लेंगे। तो पता चला है कि ऐसा हो गया है। तो खैर वो चलते रहेंगे, वो घूमते रहेंगे, क्योंकि विदेश दौरे के अलावा जो देश चलाने का जिम्मा है और उसमें विशेष रूप से आ जाती है हमारी चुनावी व्यवस्था। हम एक ऐसे लोकतांत्रिक देश है जहां पे वैसे देखा जाए तो हर 1.5 साल में कोई एक बड़ा चुनाव हो जाता है। तो समझ लीजिए कि हम पूरी तरह से चुनावी प्रक्रिया में रत एक पूरा लोकतंत्र है और इसका सबसे बड़ा और ज्यादा आनंद और फायदा सब चीज जो किसी को मिलता है तो मिलता है मोदी साहब को। मैं भाजपा का नाम इसलिए लेता क्योंकि वो पार्टी के तौर पर मुझे लगता है कि सिर्फ वो एक व्यक्ति की कंठी बांधकर माला पहनकर जो है उसी की पूजा करने में व्यस्त पार्टी हो चुकी है। तो पार्टी क्या कहें इसको, तो मोदी साहब की सेना कह देते हैं इसको। तो उन्हीं को आता है सबसे बड़ा मजा फायदा ये सब, क्योंकि वो काम उसमें जो मुख्य काम करना होता है वो तो चुनाव आयोग कर लेता है। तो चुनाव आयोग लगा हुआ है बिहार में अभी, है ना? बिहार में चुनाव है, आप सब जानते हैं। तो घोषित नहीं हुए लेकिन हो जाएंगे, अब 3-4 महीने का मामला है। तो उससे पहले जो काम मोदी जी को सभाओं में जाके मंच से जो उनको चिल्लाना गुर्राना या आंखें दिखाना या छाती पीटना है वो तो करेंगे जाके। लेकिन उससे पहले जो जो जमीनी काम है
कि भैया माहौल या परिस्थिति ऐसी बन जाए कि जब वोट डालने के लिए लोग जाएं तो उनमें से ज्यादातर वही बचें जो कि भाजपा को या उनका महागठबंधन जो बना है तथाकथित रूप से उनको वोट दे दे। बाकी सब जो है उनका पत्ता कट गया है। जैसे दिल्ली में वोट बढ़ाए गए, दिल्ली में आपके वोट बढ़ाए गए, है ना। और यहाँ पे आप सब जानते हैं कि महाराष्ट्र में भी हमने देखा कि किस तरह से वोट जो है वो बढ़ाए गए। लेकिन प्रॉब्लम ये है भाई, हमको लगता है कि शायद कहीं थोड़ा बहुत ये कैमरा का चक्कर हमारा कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है। तो आज एक बार फिर से हुई है शायद, तो उसको ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। वेबकैम को कुछ परेशानी हो रही है, वो क्यों हो रही है हमको नहीं पता। हमको पता नहीं धनंजय भाई, आप तक आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रही है, आवाज आ रही है। मेरी आवाज आ आवाज अब रही है तक ना आ वो? रही है। हाँ हाँ बिल्कुल, आपकी भी आ रही है, हम्म। आपकी भी आ रही है। लेकिन ये वेबकैम कभी कभार जो है, मेरी आवाज तो, मेरा चेहरा तो आ रहा है, यानी आपके यहाँ से कहीं कुछ गड़बड़ी हो रही है। और ये क्या है ना, ये जो स्ट्रीम यार्ड है, इतने ज्यादा लोग अब इस्तेमाल कर रहे हैं कि कई तरीके की दिक्कतें आने लगी है इसमें, अब स्ट्रीम यार्ड मैं में। दिख रहा हूँ, है ना। तो इतना कोई बात जी। नहीं, ये हिस्सा तो हम लोग काट देंगे, वो ठीक है, वो एडिट में इतना पार्ट कट जाएगा। तो मैं ये कह रहा था, जैसे बीच में थोड़ी हमारी एक कैमरा की क्षति हुई तो थोड़ा हमको यहाँ पे पार्ट काटना पड़ रहा है। तो वो जो व्यवस्था है कि कैसे भी करके चुनाव जीतना है, उसका दिल्ली में हमने अलग से स्वरूप देखा, महाराष्ट्र में अलग से देखा, अब बिहार में उसको बहुत ही अलग तरीके से देखने को मिल रहा है। बिहार में अचानक से चुनाव आयोग को सपने में, मुझे लगता है कि शायद भगवान विष्णु या कोई ऐसा महान पुरुष या ऐसे कोई अवतारी आया होगा और कहा होगा कि यार तुम क्या कर रहे हो, बिहार में चुनाव आने वाले हैं और तुमने जो है वो वोटर लिस्ट जो होती है उसमें गहन, उसमें तुमको एक संशोधन करना चाहिए। अगर वो नहीं करोगे तो भाई जो सरेंडर हैं, मतलब नरेंद्र हैं, वो कैसे जीत पाएंगे। तो चुनाव आयोग ने तय कर लिया कि अचानक बहुत ही कम समय सीमा देके हुए हम करेंगे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, मतलब कि SIR। तो मतदार सूची में जो भयानक गहन संशोधन, चिंतन मनन करके वो जो सुधार करना है वो करेंगे, ताकि ऐसा एरा गैरा कोई भी आके वोट देके चला ना जाए। अब ये जो है वो, अब हमारे बिहार के भाई हैं, बड़े प्यार से उनका एक वो गाना भी है जो कहते हैं कि जिया हो बिहार के लाला। तो अब हमारे बिहार के भाई जो है, भाई बहन, वो इन चीजों को कैसे ले रहे हैं, क्या उनके बारे में इस SIR स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के बारे में उनकी क्या सोच है, वो सब जो है वो वही लोग बता पाएंगे जो बिहार की राजनीति को बहुत करीब से जानते समझते हैं। तो आप सबको पता है कि हमारे भाई समान है धनंजय भाई, द नागरिक चलाते हैं मुंबई में बैठ के, और बिहार से उनका घनिष्ठ रिश्ता है, बिहार से आते हैं और उन्हीं से हमने जो है आज पूरा उस पूरी परिस्थिति को समझने की, लोग क्या सोच रहे हैं, उनकी क्या अपनी एक समझ बनी हुई है इस पूरी चुनावी आयोग की इस प्रक्रिया को लेकर, हम जानने की कोशिश करेंगे। मैं उनको जोड़ रहा हूं मेरे साथ। और धनंजय भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अब प्रस्तावना हमने बता दी सर, हम ज्यादा आपसे और तो कुछ पूछेंगे नहीं, आपने सुना है। अब बता दीजिए कि बिहार के लोग और आप सब मिलके इस बारे में क्या सोच रहे हैं, क्यों ये होना चाहिए, और अगर नहीं होना चाहिए तो ये क्यों नहीं होना चाहिए, क्या प्रभाव क्या दुष्प्रभाव, सर बताएं। देखिए, उसको नाम दिया गया है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, विशेष गहन पुनरीक्षण। विशेष गहन पुनरीक्षण की आवश्यकता क्यों पड़ी? ये बड़ा वाजिब सवाल है, कोई भी पूछ सकता है। तो विशेष गहन पुनरीक्षण की जरूरत तब पड़ती है जब कोई विषम परिस्थिति आ जाए, जी ऐसा लगे कि हमारे जो कंट्रोल की जो हमने व्यवस्थाएं की थी, कोई व्यवस्थाएं नकारा साबित हो गई, फ्लॉप हो गई, कोई बड़ा सुराख हो गया, तभी ना करेंगे गहन। अब जब किसी व्यक्ति को भर्ती करना पड़ता है इंटेंसिव केयर यूनिट में, तो कब करना पड़ता है? जब सामान्य स्थिति में उसका ट्रीटमेंट नहीं हो सकता तो आप ले जाते हैं उसको कि भैया ICU में ले चलिए यार। जी यही है।
तो इसका मतलब है कि कोई ऐसी स्थिति थी जिसका इलाज चल रहा था लेकिन इलाज नहीं कर पाए और स्थिति रोगी की बिगड़ती चली गई। भाई तो रोगी की स्थिति बिगड़ती चली गई, रोगी की स्थिति क्यों बिगड़ी, क्या बिगड़ी, ये पता होना चाहिए। तो कह रहे हैं कि भाई इसमें ढेर सारे मतदाता जो है वो रोहिंग्या हैं, तो ढेर सारे मतदाता बांग्लादेशी, है ना। ये सबसे सरल, जब से आरएसएस का जन्म हुआ है सबसे सरल जो है जुमला है कि हिंदू पे खतरा है। हिंदू पे खतरा किससे है? हिंदू पे खतरा किससे है? दो लोगों से खतरा है, एक तो मुसलमानों से खतरा है और दूसरा उन हिंदुओं से खतरा है जो कांग्रेसी हैं या कम्युनिस्ट हैं या जो बीजेपी या आरएसएस विरोधी है। बिहार में दुर्भाग्य से या सौभाग्य से आरएसएस विरोधी लोग ज्यादा हैं। वहां आरएसएस की कभी जड़ जमी नहीं और आने वाले 300 साल तक जमने वाली नहीं है। उसकी वजह है, क्या वजह है? उसकी वजह यह है कि आप जानते हैं कि जब देश की आजादी की लड़ाई लड़ रही थी, चल रही थी, तो आरएसएस वाले कितने बहादुर थे, कितनी कुर्बानियां दी आजादी की लड़ाई में, ये आप सबको पता है। बहुत लोग मारे गए आरएसएस के लोग, और गांधी जी, नेहरू जी, इन लोगों ने तुम लोगों का नाम छुपा दिया, नहीं तो बाप रे बाप हजारों करोड़ों लोग उनके मारे गए आरएसएस के लोग। अब उसके बाद जो है फिर देश आजाद हुआ, और देश आजाद हुआ उसके पहले पाकिस्तान बन गया। इन सब की जमीन उसमें छीन गई आरएसएस वालों की। आरएसएस वालों की जमीन का बड़ा बड़ा हिस्सा जो था वो सब पाकिस्तान चला गया, बांग्लादेश चला गया, जो भी बांग्लादेश है। तो वो पीड़ा है कि अरे हमारे करोड़ों की जो पुरखों की जमीन थी वो छीन गई, है ना। फिर इनकी चिंता ये हुई कि भाई ये जो दो देश बन गया और मुसलमान ने हमारा देश जो है ले लिया। अब ये आरएसएस के पूर्वजों ने तो ये देश बनाया था। आपको पता होगा मगध सम्राट जो है सबसे बड़ा साम्राज्य माना गया, मगध सम्राट, मगध साम्राज्य। जी आपको अगर आपको पता ही होगा, आपके दर्शकों को भी पता होगा, मगध साम्राज्य। बिल्कुल। मगध साम्राज्य बेसिकली आरएसएस वालों के दादाजी थे, मगध साम्राज्य के जो मालिक थे, अच्छा। चंद्रगुप्त मौर्य। ये जो भागवत जी हैं इनके पुरखे थे चंद्रगुप्त मौर्य। बड़ी मेहनत से लड़ाई की और देश को इतना बड़ा बनाया था, उसको गांधी ने बंटवारा करा दिया है। कितनी बड़ी तौहीन है। अब उसके बाद जो है फिर देखिए महाराष्ट्र में शिवाजी महाराज, वो आरएसएस वालों के पूर्वज थे, भागवत जी के वो पुरखे थे, चितपावन ब्राह्मण थे वो शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज। अब लोग कहते हैं, देखिए वो लोग कहते हैं मराठा थे, कुणबी थे, कुर्मी थे, लेकिन दरअसल वो ब्राह्मण थे, भागवत जी के पूर्वज थे। उन्होंने इतनी मेहनत से लड़ाई लड़ी थी, बचाया था, वो गांधी ने बांट दिया। तो ये सब पीड़ा है उनको। फिर ये पीड़ा है कि इतने सारे जो रजवाड़े थे, 550 600, ये रजवाड़ों को एक कर दिया आजादी के समय पटेल ने, और उनकी जमीनें छीन ली रजवाड़ों की, जो रियासतें थी। देश जो है, भारतवर्ष जो है, वो तो रियासतों में बटा हुआ था। वो सारी रियासतों के लोग जो है वो आरएसएस के साथ खड़े हैं, तब भी खड़े थे। रजवाड़ों को लोग खड़े थे कि अरे हमारी जमींदारी छीन ली यार। तो उनकी जी जमींदारी, आपको पता है जमींदारी प्रथा का अंत किया गया था और जी रजवाड़ों की बिल्कुल। जमींदारी छीनी गई थी। फिर अब उसके वो भी बाद इंदिरा आरएसएस की गांधी ने थी। और, हैं? वो भी आरएसएस की थी क्या? तो क्या वो सब रजवाड़े आरएसएस के साथ खड़े हैं? अब गौर कीजिए ना, वहीं लेके आ रहा हूं मैं आपको। फिर जो है, जो प्रीवी पर्स था वो खत्म कर दिया इंदिरा गांधी ने। प्रीवी पर्स क्या था? प्रीवी पर्स था कि जो रियासतों का जो राष्ट्रीयकरण किया गया था, जी उसके बदले उनको एक राशि दी जाती थी कि भैया आप अपना घर परिवार चलाइए। अचानक जो जी है लगान वसूलना खत्म हो गया, अब जो कमाई थी आपकी बंद हो गई, गरीबों का शोषण, किसानों का शोषण बंद हो गया, उनका खून अब चूस नहीं पा रहे हैं, तो कैसे जिएंगे ये? वो तो पैरासाइट थे ना। तो उनके लिए कहा गया प्रीवी पर्स, इनको इतनी रकम दी जाएगी जिससे अपना घर परिवार संभाल सके। वो रजवाड़े थे। उसके बाद इंदिरा गांधी ने कहा कि ये काहे का प्रीवी पर्स, भाई बंद करो इसको, और प्रीवी पर्स बंद कर दिया। आपको ये भी पता होगा, बड़ी जी चिंता हुई बिल्कुल आरएसएस वालों की कि अरे प्रीवी पर्स बिल्कुल बंद करा दिया यार। बिल्कुल। आप याद कीजिए 60, ये जो 69 60 70 71 72 73 जो काल है, जो दौर है हम्म। हिंदुस्तान का, बड़ा गहरा दौर है। बड़ा गहरा दौर है, बात सही है। जी। और इसी समय जो है वो बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, खदानों का राष्ट्रीयकरण हुआ। ये सब किनका था? ये सब आरएसएस समर्थक लोगों का था।
खदानें अच्छा। पूंजीपतियों की थी, बैंक हम्म। पे महाजनों का कब्जा था, वो सब इंदिरा गांधी ने छीन लिया। और वो कहा कि नहीं, अब सब नागरिकों का। और हम्म। संविधान जब बना था, देश आजाद हुआ, संविधान बना, तो आपको पता ही है कि उसमें कह दिया सबको वोट देने का अधिकार। बिल्कुल। ब्राह्मण नाई एक समान कर दिया। बिल्कुल। अडानी और धनंजय कुमार, मयूर जानी सब एक बराबर हो गए। ये तो जी। बड़ी तौहीन हुई भाई। आरएसएस हम्म। वालों को कैसे पसंद आएगा ये? आरएसएस वाले तो पसंद करते हैं कि ये ब्राह्मण है, ये वर्ण व्यवस्था है, ये नाई है, ये चमार है, ये पासवान है, ये धोबी है, ये फलाना है, ये ढिमकाना है, तो इसमें बिलीव करते हैं। श्रेष्ठ जो है जी। ब्राह्मण है। जी। तो जब ब्राह्मण, अब ये संविधान ने कहा नहीं, कोई श्रेष्ठ ब्राह्मण नहीं, सब श्रेष्ठ है, इस देश का हर नागरिक बराबर है, तो वो भी बड़ी आपत्तिजनक बात हुई कि अरे यार, ये कैसे कर दिया तुमने? हम पुरखों से हम ले श्रेष्ठतावाद लेके आ रहे थे, हमने ही तय किया था कि मैं ब्राह्मण, आप जो है मुसहर, आप जो है दलित, आप जो है फलाना, मेरे पूर्वज ने तय कर दिया। ये इन लोगों ने आकर के कह दिया कि नहीं, सब बराबर है। ये तो बड़ा गड़बड़ हुआ, हमारे पुरखों की मेहनत लूट ली गई। तो ये सारी चिंताएं जो है वो मोदी जी के माथे दी गई, क्योंकि मोदी जी पहली बार सरकार इस देश में बनी जो बीजेपी की सरकार थी, आरएसएस की सरकार थी। और उनको लगा कि अब ये, चूंकि ये तो हिंदूवाद, कांग्रेस भ्रष्ट पार्टी है, सब लूट के खा गए, रोहिंग्या घुस गए, बांग्लादेशी आ गए। आपको याद होगा झारखंड में भी बहुत चुनाव के समय बहुत आपने रिपोर्टिंग की होगी, मैंने बहुत हाँ। रोहिंग्या आ गए हैं, बांग्लादेशी आ गए हैं, पूरी हम्म। डेमोग्राफी बदल गई झारखंड की। चुनाव खत्म हो गया, काफी समय हो गया, चुनाव खत्म हो गया, कहीं कोई सुना आपने कि कितने रिपोर्ट आई कि कितने नहीं। बांग्लादेशी उसमें थे? कोई मिला? नहीं। नहीं। मैं आपको जानकारी दूं कि दिल्ली में रोहिंग्या को बसाया गया है, वो इंटरनेशनल कानून के तहत जी। यूएन ने बसाया है, यूनाइटेड नेशंस ने बसाया है रोहिंग्या को, और हम्म। कहा है कि सरकार इसका खर्च उठाए। इसकी चर्चा करेंगे? नहीं करेंगे। तो हम्म। ये हम्म। इनका शिगुफा है, भय बिल्कुल। खड़ा करना। हम्म। आरएसएस का एक पहला काम है, इनका जीवन जो है भय में है। जितना अंधकार बढ़ेगा आरएसएस उतना ज्यादा आगे चलेगा। हम्म। तो भय खड़ा करना इनका काम है। भय किससे खड़ा करना है? हम्म। पहले तो आप वर्ण व्यवस्था में देखिए कितना भय का वातावरण है। अगर ये पूजा जी। नहीं करोगे तो ये हो जाएगा, अगर वो पूजा नहीं करोगे तो वो हो जाएगा, ये जी। डायन है, ये भूत है, ये पिशाच है, ये गड़बड़ है, ये दलित है। इतना भय, इतना नफरत वो कौन खड़ा करता है? यही आरएसएस वाले खड़े करते हैं, उसको जी। पालते पोसते हैं। हम्म। और जब समानता की बात की गई तो इनको इससे दिक्कत हुई। जी। बिहार में स्थिति ये है मयूर भाई, हाँ जी। बिहार में पिछले 35 सालों से पिछड़ों का शासन है। जी। पहले लालू प्रसाद यादव जिस कम्युनिटी से आते हैं, यादव कम्युनिटी से, वो बिहार में जी। पिछड़ा वर्ग से आता है। जी। उसके बाद पिछले 20 साल से जो नीतीश कुमार है, कुर्मी समाज से आते हैं, वो भी जी। पिछड़ा समाज है वहां का, जी। बिल्कुल। पिछड़ी जातियों में आते हैं। इसके जी। पहले जो कांग्रेस का कार्यकाल था, हम्म। उसमें बहुमत था सवर्णों का, जो जी। आरएसएस इसको पसंद करता है। वो जी। ब्राह्मण, भूमिहार, राजपूत, इनकी सरकारें हुआ करती थी, ये मुख्यमंत्री हुआ करते थे। जी। हालांकि कांग्रेस के रिजीम में कई मुख्यमंत्री हुए जो दूसरे समाजों के थे, यादव जी। भी हुए, कायस्थ भी हुए, जी। पासवान भी हुए, जी। अलग अलग समुदाय के भी लोग, मुस्लिम भी हुए। अब्दुल जी। गफूर, बिल्कुल। जब इमरजेंसी का समय था तो अब्दुल गफूर बिहार के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। बिल्कुल सर। तो बिहार में सवर्णों का कब्जा जो है वो कमजोर हुआ है। जी। 20 साल जी। से बीजेपी का शासन वहां है, लेकिन हम्म। बीजेपी का कोई अस्तित्व नहीं है। हम्म। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। बिल्कुल सही बात। 2015 का चुनाव आपको याद दिलाता हम्म। हूँ। उसके पहले 2014 में मोदी जी आए, पूरे देश में बीजेपी का कब्जा हो गया। बिहार में भी बहुत बिल्कुल। सीटें आई मोदी जी को। बिल्कुल। लेकिन जो बिहार विधानसभा चुनाव हुआ 2015 में, नीतीश हम्म। कुमार लालू प्रसाद यादव के साथ जाके मिल गए, बिल्कुल सर। और दोनों को भारी जीत मिली, हम्म। बीजेपी को भारी हार मिली। 58 सीट पे जी। सिमट आए थे। जी। जैसे आज 43 सीट पे नीतीश कुमार है ना, तो नीतीश हाँ। कुमार तो 43 सीट पे इसलिए आए कि उनके साथ धोखा किया गया, चिराग जी। पासवान को उनके खिलाफ लगा दिया गया, बीजेपी जी। की एनर्जी झोंक दी गई कि नीतीश कुमार की सीटें कैसे कम हो जाए। जी। लेकिन उस समय जो बीजेपी की सीटें आई, वो अपने दम पे हम्म। लड़ रही थी, पूरा जोर लगा लिया, पूरा तंत्र लगा लिया, लेकिन 58 ही सीट आई।
ये कितने ताकतवर हैं नरेंद्र मोदी, आरएसएस, ये 2015 का चुनाव बिहार में बताता है। फिर देखिए कि नीतीश कुमार लालू प्रसाद जी को छोड़ करके आ गए इनके पास 17 के आसपास, फिर इनकी सरकार बन गई। फिर 2020 के चुनाव में गड़बड़ी की और नीतीश कुमार को धोखा दिया, उसके बाद फिर ये चले गए 2022 में उनके साथ, आरजेडी के साथ, फिर ये बाहर खड़े हो गए। तो नीतीश कुमार 20 साल शासन किए, वो पिछड़ा शासन रहा, ये इनसे नहीं पच रहा है। ये पैरासाइट है, मैं बार बार याद दिलाता हूं, ये पैरासाइट, ये दूसरे की कमाई पे भोग करने वाले लोग, दूसरे का लूट करके खाने वाले लोग। बिल्कुल। और इस देश में जो बड़ा हिस्सा है जो गरीब है, जिसके पास जमीन नहीं है, बताइए इस देश में ढेर सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास पांव खड़ा होने की जमीन उनकी अपनी नहीं है। क्या इंसाफ है, न्याय है? आपका अगर सर्वे होगा आपके गुजरात में भी, मैं बताऊं तो कम से कम 40% लोगों के घर हैं जिनके कागज नहीं है। कागज तो ऐसे किसी के घर का नहीं है जो गांव में बसा हुआ है, लेकिन 40% लोगों की जमीन जो है गैरमजरूआ जमीन है, या दूसरी जमीन है जो राजा साहब, जो जमींदार साहब होते थे वो देते थे जमीन, उन जमीन पे बस गए जाकर के। कागज नहीं है कि हाँ कोई लिख के दिया कि हाँ ये जमीन तुम्हारी है, वो नहीं कागज। और वो समझिए कि आज से 100 साल पहले, 150 साल पहले जो है, थोड़ी सी जमीन का टुकड़ा लिया था, मजदूरी करते थे उनके यहाँ, उस पे घर बनाया, कितनी पीढ़ी बदल गई। अब बताइए कि उनके बच्चों का कहाँ घर होगा? हमारे घर में चली, हमारे गांव में चलिए मैं बताऊं, कई परिवार है जिनके पास घर ही नहीं है, वो सड़क पे घर रहते हैं, डाकबंगला में रहते हैं, कहीं रहते हैं, रेंट पे रहते हैं। अब बताइए, मुंबई में मैं भी रेंट पे रहता हूँ, वोटर आईडी कार्ड बनाना है हमको, तो अस्थाई प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। कहाँ रह रहे हो आप? कैसे बनेगा अस्थाई निवास प्रमाण पत्र? कौन बिल्कुल। बनाएगा? बिल्कुल। एग्रीमेंट में लिखा रहता है, मुंबई में की बात कर रहा हूँ, गांव की बात अभी नहीं कर रहा, अभी मुंबई की बात है, जी। सबसे जी। एडवांस सिटी हमारे देश का, आर्थिक नगरी। मुंबई में जो एग्रीमेंट बनता है उसमें लिख देते हैं मकान मालिक कि इस एड्रेस पे आप कोई भी आधिकारिक कार्ड नहीं बनाओगे, नहीं नहीं बनाओगे। पासबुक भी आपका इस जगह पे नहीं होगा, ट्रांसफर नहीं कराओगे। और अगर मैं खुलवाऊं तो मतलब बेईमानी कर रहा हूं। हमने तो एग्रीमेंट साइन किया कि भैया हाँ जी हम कोई वोटिंग कार्ड, कोई फलाना कार्ड, कोई ढिमकाना कार्ड नहीं बनाएंगे। लेकिन अगर फिर भी अगर हम बना ले तो बेईमानी कर रहे हैं, इसका मतलब हमको तो जेल हो सकती है। इस बात के लिए बिल्कुल। जेल नहीं भी होगी तो हमको पुलिस वाले पकड़ के तो ले ही जा सकते कि 420 तुमने किया। हाँ, कोई ना कोई कार्रवाई हो सकती है, बिल्कुल। कुछ नहीं हो, मेरे आत्मा में तो मुझे लगता है कि मैंने गलत किया यार। मैंने उसमें तो कह दिया था कि हाँ कोई कार्ड नहीं बनाऊंगा, और मैंने कार्ड बना लिया, ये तो लगेगा। और बताओ, मैं बिहार मुंबई में 35 साल से रह रहा हूँ, मेरा 95 से वोटिंग आईडी कार्ड है, लेकिन वोटिंग आईडी कार्ड जो है वो कौन से पते का है मुझे ढूंढना पड़ता है। मैंने कई बार कोशिश की कि जिस पते पे जाता हूँ उस पते पे चेंज करा लूं, लेकिन वो चेंज नहीं होता है। जब चेंज कराने जाइए कुछ ऐसा हो जाएगा कि पता चला कि 3 पता जुड़ गया एक साथ। वो जो चेंज करते हैं वो कुछ भी डाल देते हैं। अरे आप लोगों को चेंज करने का अधिकार क्यों नहीं दे रहे हैं? सब करने का अधिकार है हमको, अपलोड करने का ये अधिकार है, वो अधिकार है, घर में बैठे पासबुक खुलवा लेते हैं, बैंक अकाउंट खुलवा लेते हैं, आधार कार्ड में क्यों, उसमें क्यों नहीं चेंज कर सकते हम? नहीं देंगे। बिल्कुल। अब बिहार पे आता हूँ। बिहार में एक बड़ी आबादी है जिनके पास कागजात नहीं है। कागजात क्यों नहीं है? कागज आप कब बनाते हैं? आप अगर आप खुद ही अगर विचार कीजिए, मयूर जानी जी, तो जी। कागज बनाते हैं जब सरकार को सरकारी कोई काम पड़ता है, हमको जरूरत जी। पड़ती है, तो हम कागज बनाते हैं। हमारे पूर्वज जो है जब उनकी मृत्यु होती थी कोई कागज नहीं बनाते थे, डेथ सर्टिफिकेट नहीं बनता था हमारे। मेरा कोई बर्थ सर्टिफिकेट जो है वो अस्पताल का नहीं बना हुआ है, क्योंकि उस समय लोग पैदा होते थे, मर जाते थे, अपने खेत ट्रांसफर हो जाते थे उनके, क्योंकि उनके सबको पता है गांव के मोहल्ला लोगों को कि हाँ ये फलाना बाबू के बेटा है, फलाना बाबू के इतने बेटे हैं, वंशावली बनवाया। वो डॉक्टर प्यारेलाल गर्ग से मैंने कुछ दिन पहले एक बातचीत की थी, तो गर्ग साहब ने तो बड़ी, मतलब ये तो मुझे नहीं पता था, पता नहीं शायद आपको है कि नहीं, गर्ग साहब ने ये कहा, डॉक्टर प्यारेलाल गर्ग ने, जो बड़े बहुत ही बढ़िया शिक्षाविद है, और आप सब जानते हैं, हम सब जानते हैं कि चुनाव आयोग के घपले घोटालों को बिल्कुल नजर लगा के बैठते हैं और वो हर चीज को ढूंढ के निकालते हैं। उनका ये कहना था कि 1969 में तो ये कानून पारित हुआ कि जन्म और मृत्यु का दाखिला जो है वो, रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य। हाँ,
69 से पहले तो ये था भी नहीं, तो जी क्या करेंगे? नहीं, देश जब आजाद हुआ था वैसे ही पारित हो गया था कि जो है आप सबको बराबर वोट देने का अधिकार है। क्या लागू हुआ था? ये अधिकार था कि सब भूमि सुधार देश में होगा, हुआ? ये था कि कोई जाति धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करेंगे, हुआ? तो जब 1969 में आपने कह दिया कि अब कानून बन गया कि जन्म और मृत्यु दर रजिस्टर कराना है, रजिस्टर हुआ? नहीं हुआ। कानून तो बहुत बना हुआ है, कानून तो बना हुआ है कि आपको डिग्री दिखाना पड़ेगा, डिग्री दिखाई? नहीं, डिग्री तो दिखाई भाई साहब, देखिए वो कंप्यूटर वाली थी, वो जनरेटेड थी, लेकिन दिखा तो दी थी, ऐसा मत अरे कहिए। तो हम भी ऐसे करके दूर से दिखा देंगे, मानिए ना उसको, मान लीजिए ना उसको कि हाँ दिखाई। मैं आम का फोटो दिखाऊं, आप आम खा लेंगे? बहरहाल अब भी हास्यास्पद है, मतलब इतना तौहीन, मतलब एक अगर मेरे सामने ऐसी स्थिति क्रिएट हो, ऐसे नेता हो, तो शर्म से गटर में के पानी में डूब जाए, साफ पानी में ढूंढने न जाए। लेकिन इनको शर्म नहीं आती। क्यों शर्म नहीं आती है? निर्लज्ज लोग हैं। दूसरे का हक, मैंने कहा कि आप पैरासाइट लोग हैं ये दूसरे का हक खा करके बड़े हुए हैं। तो खुद बड़े हुए, उनके पुरखे बड़े हुए, तो ये चाहते हैं हमारी बात की पीढ़ियां भी दूसरे का हक खाए और तंदुरुस्त बने। लेकिन बिहार में जो बहुजन समाज के लोग हैं, पिछड़े दलित महादलित, 35 साल से वहां चल रहा है उनका शासन, बहुत जागरूक हो गए हैं। उनको पता चल गया कि संविधान ने क्या क्या अधिकार दिया हुआ। अब ये कह रहे हैं कि 20% लोग कल जो गए मिलने के लिए, तमाम जो विपक्ष की पार्टियां हैं उसके लोग जब चुनाव आयोग के अधिकारी से मिलने गए, तो उन्होंने कहा कि 20% का डाटा हमारे पास है जो बिहार के बाहर रहते हैं, उनका नाम तो कट ही जाएगा क्योंकि वो बिहार के बाहर है। जो सशरीर बिहार में उपस्थित हैं, जो फॉर्म भरेंगे, प्रूफ देंगे, उन्हीं का नाम आएगा। कहाँ तो तैयारी चल रही थी हमारे बिहार में ई वोटिंग, कि दुबई में बैठा आदमी भी वोट दे सकेगा। कहाँ तो ये तय ये था चरागाह हर एक घर के लिए, कहाँ चिराग मयसर नहीं शहर के लिए। अरे हमने तो उस समय जब घोषणा हुई तो हमने तो एक मतलब बड़ी रिसर्च करके वो बड़े एक वीडियो बनाया था। उस समय हम तो 4PM के साथ थे कि यार इतने अगर ई वोटिंग हो गया तो इतने लोग जो कुछ कुछ लाख, कुछ नहीं कुछ करोड़ का आंकड़ा था कुल मिला के सबका, मतलब जो जो अपने डोमिसाइल में नहीं है, मतलब कि जहां पैदा हुए वहां पे नहीं रहते हैं। जैसे मैं भी रहा, आप जैसे बिहार में पैदा हुए, मैं यहाँ सौराष्ट्र में पैदा हुआ, मैं तो उसके बाहर ही हूं मैं लगातार, फिर उसके बाद 25 साल से 30 साल से आप भी बाहर हैं, और फिर शहर छोड़ देते हैं, कई बार आउट ऑफ स्टेट काम करने के लिए चले जाते हैं। ऐसे लोग तो उनका तो आंकड़ा कुछ करोड़ में था, मैंने अभी एग्जैक्टली याद नहीं मुझे। तो मैंने कहा इतने लोगों का ई वोटिंग होगा तो फिर ये इससे क्या क्या हो सकता है, उस पर हमने तो पूरी बातचीत कर ली थी। अब अचानक से यू टर्न है कि नहीं वो तो वोट दे ही नहीं पाएंगे, ई वोटिंग नहीं करवाना है। अभी तो अभी तो यहाँ पे अगर हो आप तो 2 वोट, वरना फिर आपका वोट कैंसिल। गजब है जी। तो ये है। अब किन कारणों से ये चिन्हित कर रहे हैं, जो इन्होंने कारण बताए हैं उसकी बात कर रहा हूँ। क्या कारण है वो तो मैंने बता दिया, किन कारणों से इन्होंने बताया कि ये कारण है। एक तो कारण ये है कि डबलिंग हुई है, मतलब कुछ वोटर हैं जो गुजरात में भी वोट कर रहे हैं, मुंबई में भी वोट कर रहे हैं, दोनों जगह वोट हाँ करते हैं, दोनों जगह उनका वोटर लिस्ट में नाम है। एक कारण। अब अगर ये कारण था, आधार से इसको लिंक कर देते तो कारण खत्म हो जाता। आधार तो एक ही है, देखिए, दूसरा तो हो नहीं पाता। ये तो बड़ा सिंपल था। अगर डबलिंग का चार्ज था तो डबलिंग को आधार से लिंक कर देते, खेल खत्म हो जाता। आधार से आप बिल्कुल लिंक कर रहे हैं, पैन को आधार से लिंक कर रहे हैं, बैंक को आधार से लिंक कर रहे हैं, पासपोर्ट को, सब आपका जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है वो उसमें आधार लिंक्ड है। और इसमें आप आधार लिंक नहीं करना चाहते हो, क्यों नहीं लिंक करना चाहते हो भाई? आधार को हटा दिया, बोला नहीं आधार मान्य नहीं, ड्राइविंग लाइसेंस मान्य नहीं। क्यों मान्य नहीं है भाई? अब तो डबलिंग से बचाना चाहते हो। ठीक है। अब दूसरा कारण है इनका कि रोहिंग्या और बांग्लादेशी आ गए। बांग्लादेश। ये रोहिंग्या और बांग्लादेशी 2002 के समय ही आए के, 2003 में वाजपेयी जी जब थे उसी समय आया था क्या सर? आपको याद कीजिए, वाजपेयी जी का काल था, उसी समय ये गहन इंटेंसिव हुआ था वो। बिल्कुल। फिर अभी मोदी जी, इनकी भी जाने की बारी है, ये भी तय मान लीजिए। 2003 में करवाया था, 4 में निकल लिए थे ना वो, इनके भी जाने का टाइम इसका मतलब आ गया है।
तो बिहार से तो चले ही जाएंगे, ये लिख लीजिए आप। तो ये जो है रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को रोकना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है। क्यों हमारे देश में अवैध तरीके से कोई विदेशी रहे? हमारे लोग भले दूसरे दुनिया देशों में रह सकते हैं, हमारे लोग, आपके गुजरात के बहुत लोग हमने सुना, अभी जो जहाज आया था उसमें तो सबसे ज्यादा आप ही के प्रदेश के लोग आए थे, हाँ अवैध हाँ बिल्कुल। प्रवासी भारतीय। जी जी। पंजाब हरियाणा, उसमें बिहारी नहीं आया कोई। हमने बहुत ढूंढा कि कोई दो चार बिहारी भी मिल जाए, मिला ही नहीं दो चार बिहारी। नहीं हमारे बिहार के भाई आपको देश में हर जगह मिल जाएंगे। बाहर इस तरह से जो नहीं, विदेश में भी, दीवार गल्फ फांद के कंट्रीज में, गल्फ दीवार कंट्रीज फांद में के मयूर जाना भाई। है ना, मतलब दीवार हाँ, फांदनी पड़ती है भाई साहब हाँ, उसमें नहीं तो। जाते हैं, हाँ, वो बिहार के भाई हमारे नहीं जाते, वो हमारे नहीं हमारे जाते। गुजरात के लोग बहुत उसमें जी, वो मुखर हैं। जी, वो जी, यहाँ करोड़ रुपए की जमीन भी क्यों ना हो यहाँ अपनी, है ना, 50 लाख का मकान भी क्यों ना हो, एक चौपहिया भी क्यों ना हो, सब कुछ हो, लेकिन फिर भी उनको जाके वो अमेरिका और कनाडा में वो टॉयलेट साफ करना उनको लगता है कि उन्नति और विकास तो वहीं है, तो इसलिए वहां जाते हैं। जी। तो आप जो है रोहिंग्या बांग्लादेशियों को मत आने दीजिए, बहुत अच्छी बात है। हम उसके बिल्कुल विरोधी नहीं कि करे कैसे बांग्लादेशी को भगा रहे हैं, भगा दो सब बांग्लादेशियों को। हाँ, लेकिन ये बांग्लादेशी न आए, रोहिंग्या न आए, ये जिम्मेदारी किसकी है? ये सरकार की जिम्मेदारी है, गृह गृह मंत्रालय मंत्रालय की। की है। ये गृह गृह मंत्रालय मंत्रालय की की, जिम्मेदारी। बिल्कुल। गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी इसलिए कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सीमा सुरक्षा बल और सीमा सुरक्षा करने की जवाबदेही केंद्र सरकार के पास है, स्टेट गवर्नमेंट के पास नहीं है। बिल्कुल सही बात ये स्टेट गवर्नमेंट सीमा सुरक्षा नहीं जानती है। और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो है प्रधान, ये गृह मंत्री के हवाले। गृह, इतना ताकतवर गृह मंत्री आज तक कोई मिला नहीं देश को। पटेल है। साहब तो कठोर थे, वो नहीं करा पाए ये सब। वो चाहते तो एकदम इधर से उधर कर देते, उनसे भी ज्यादा ताकतवर। हालांकि अभी एक वीडियो में देख रहा था, उसमें कहीं खड़े थे आपके अमित शाह जी, और पूरा पुलिस फोर्स और तब लोग थे, अचानक एक बंदर कूदा, उन्हीं के ऊपर कूद गया, और वो गिरे या फिर किस तरह से भागे। वो वीडियो अभी सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। जी। खैर, तो ये अगर रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुस आए देश में, तो ये गृह मंत्रालय का फेल्योर है। गृह मंत्री को इस पे एक श्वेत पत्र जारी करना चाहिए कि भाई हम जो है फ्लॉप साबित हुए, हम बांग्लादेशियों को और उनको रोक नहीं पाए। अब ये क्या कहते जी। हैं कि सीमा खुली हुई है, बाढ़ नहीं लगाया है, दीवार नहीं लगाई है इसलिए। अरे भाई, पाकिस्तान से, कश्मीर से जो आ जाते हैं लोग, हम्म। कश्मीर में पहलगांव जो आए, वो हम्म। कैसे आए? कुछ बताया कारण उसका? मार नहीं के नहीं। चले भी गए भी नहीं कि नहीं गए, ये भी नहीं पता है। कि मार के भाग गए कि हम्म। वहीं कहीं बैठे हुए हैं दुकान खोल करके, हम्म। बीजेपी का झंडा लेकर के बैठे हुए हैं, ये भी तो हो रहा। हम्म। ईडी सीबीआई इस देश में कितने नेताओं पे छापा मारा, उसमें से ज्यादातर नेता बीजेपी में शामिल हो गए, ईडी सीबीआई ने केस बंद कर दिया। क्या पता, जी 5 जी। आतंकवादी जो आए, कहीं हो सकता है बीजेपी का झंडा लेके बैठे हो, कोई ढूंढ नहीं रहा उनको, वो देशभक्त हो गए, भारत जी माता की जय भी रोज बोलते होंगे 4 मरतबा उठ करके। जी। क्योंकि इस देश में देशभक्त होने की शर्त ये है कि आपको बोलना है भारत माता की जय, जी। भारत माता की जय। ये 5 बार बोलिए दिन भर में, आप देशभक्त हो जाइए। हम्म। तो बिहार में अगर घुसपैठिए घुसे हैं, तो ये हम्म। गृह मंत्रालय का फेल्योर है। अब मैं हम्म। मानता हूं कि मान लिया कि 10 करोड़ की आबादी है, उसमें से 50 लाख लोग घुस आए, मान लिया। मैं नहीं जानता हूं कितना घुसे हैं नहीं घुसे हैं, तो सरकार का काम है डाटा देना। जी डाटा के पास, सरकार जी के पास कोई डेटा नहीं, जी। सरकार के पास कोई डेटा नहीं है। अब जो है अगर 50 लाख लोग घुस आए, तो 50 लाख लोगों के लिए अपने देश के 9.5 करोड़ लोगों को परेशान करिए, क्या ये जरूरी था? और कोई तरीका नहीं हो सकता था? फिर बताइए कि असम में एनआरसी हुआ, असम में इतने घुस आए हैं, फलाना हुआ है, फिर बांग्लादेशी भरे हुए हैं, एनआरसी हुआ। 38 लाख लोग शुरुआत में, पहले वाले में 38 लाख लोग डॉक्यूमेंट नहीं शो कर पाए। बाद में फिर जो है 18 लाख लोगों ने शो किया, 20 लाख तक हैं जिनको नहीं शो कर, उसमें से ढेर सारे हिंदू हैं, हिंदुस्तानी बहुत। हिंदू। इससे क्या साबित होता है? इससे साबित ये होता है कि सरकार फ्लॉप है और ऐसे काम में हाथ डालती है। ये पहाड़ पे जो है ना कुआं खोदना चाहती है, आसमान में जो है वो खेती करना चाहती है। ये सरकार है, ये आरएसएस है,
ये आसमान में खेती करता है, क्योंकि स्वर्ग आसमान में ही रखा हुआ है ना। यहाँ जी। मरने के बाद सब जो है पुत्र जो है अग्नि देगा, और उसके बाद इतने सारे सत्कर्म करेंगे, फिर जो है ब्राह्मण जो है पाठ करेंगे, 13 दिन का संस्कार होगा और स्वर्ग पहुंच जाएंगे। हाँ। ये आरएसएस कहता है। आरएसएस कहता है, मैं इसलिए कह रहा हूं कि हिंदू धर्म के पोषक, सबसे बड़े पोषक वही हैं। वो है तो हिंदू धर्म है, वो नहीं थे तो हिंदू धर्म था नहीं, वो तो मिश्रित था, पता नहीं क्या हो रहा था। तो अब बताइए कि जो इतने लोगों को परेशान करना क्या जरूरी था? आपके पास कोई और फार्मूला नहीं था? नहीं था तो काहे को लिए ज्ञान दे रहे हो यार? अच्छा, चलिए, अब आपने फार्मूला दिया कि भैया सबको अपना जो परिचय है वो दिखाना पड़े, ताकि हम जानना चाह रहे हैं कि चोर कहाँ घुसा है। बड़ी अच्छी बात है, चोर को ढूंढना पड़ेगा, हम हर आदमी सहयोग भी करेगा, लेकिन उसकी कोई समय सीमा दीजिएगा ना। हाँ, ये तो होना चाहिए। अब आपने कहा है कि 26 जुलाई तक आपको डॉक्यूमेंट देना है। क्यों 26 जुलाई क्यों? अचानक क्यों दौरा पड़ा, आपको याद आ गया कि आपको पुनरीक्षण करना है? 2 साल पहले क्यों नहीं याद आया? और क्या बिहार का आखिरी चुनाव, इसके बाद चुनाव देश में होगा नहीं? क्या बिहार में दोबारा चुनाव नहीं होने वाला है? ऐसा है क्या कि आखिरी चुनाव है, अब इसके बाद चुनाव होगा ही नहीं? जो वोटिंग कार्ड बना लिया है उसको अब जांच ही नहीं की जा सकती है, ऐसा है क्या? ऐसा भी नहीं है। तो इनको दौरा पड़ता है। दौरा किस लिए पड़ता है? दौरा इसलिए इनको पड़ता है कि इनके मुद्दे जब गायब हो जाते हैं, हर जगह फंस जाते हैं। बिहार में कहाँ फंसे हैं मालूम? ये सीज फायर ने बिहार में इनकी मिट्टी पलीत कर दी। सब कह अच्छा। रहे हैं कि ये कायर है। अभी हम्म। मौका था पाकिस्तान पे फतह करने का और पीओ के लाने का, ये कायर आदमी जो है वो भाग गया। ये बिहार के गांव गांव में लोग कह रहे हैं। तो ये जो फजीहत है, इसको कहाँ बांटे? तो ट्रंप क्या कह रहे हैं वो सब सेकेंडरी, बिहारी बस इतना जानता है कि ये सीज फायर क्यों कराया। कायर आदमी, तुमको तो लड़ लेना चाहिए था अभी। ये इनकी फजीहत है। अब दूसरी फजीहत कहाँ? दूसरी फजीहत ये है कि ये नीतीश कुमार के सहारे अब तक जीतते रहे। ये 20 साल से जो सत्ता में है वो सिर्फ नीतीश कुमार की वजह से। इनकी अपनी हैसियत औकात नहीं है। और इसका उदाहरण 2015, जो मैंने पहले बोला कि 2015 के चुनाव में जब मोदी जी का शीर्षकाल था, मोदी 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 है तो मुमकिन है, तो नीतीश कुमार जब आए इनके साथ, जब इनको छोड़ के चले गए थे 2015 में, तो सत्ता से बाहर हो गए। फिर आए तो सत्ता में आए, फिर छोड़ के चले गए तो फिर सत्ता से बाहर हो गए। तो नीतीश कुमार इनके लिए बरगद का पेड़ थे। ये वो हैं जो अपने ही बरगद आश्रय को काटते हैं। यही आरएसएस का सबसे बड़ा गुण है। जी, बिल्कुल, इसने बिल्कुल। गांधी को मार दिया। गांधी जो वर्ण व्यवस्था का के हिमायती थे, अगर गांधी नहीं होते तो वर्ण व्यवस्था का उसी दिन ऐसे की तैसी कर दी जाती देश में। गांधी की वजह से वर्ण व्यवस्था बची रही। बाबा साहब सख्त खिलाफ थे इसके, नेहरू भी खिलाफ थे इसके। उसी, तो जो इनको पोल पासे पोसेगा उसी को ये मारेंगे, क्योंकि बाकियों से लड़ने की हैसियत इनकी नहीं है। अगर लड़ने की हैसियत होती तो देश के स्वतंत्रता संग्राम में ये लड़ रहे होते। इमरजेंसी के समय इन्होंने माफी नहीं मांगी होती। इंदिरा गांधी से माफी मांग रहे थे, बिहारी लड़ रहे थे, लाठी खा रहे थे। गुजरात में भी आपके लोग लाठी खा रहे थे, ये नहीं लाठी खा रहे थे। लेकिन जब सरकार बनने की बारी आ गई, लगा कि अब सब बिखर गया, सब जमा हो गए, जनता पार्टी में ये भी शामिल हो गए। हम भी हैं जी। इनका यही योगदान है, यही इतिहास बिल्कुल, इनका है। अब बिल्कुल, मैं बिल्कुल। वापस आता हूँ, फिर बिहार पे आता हूँ आपको। 35 साल से जो बिहार में पिछड़ों की सरकार है, तो अगड़ा पिछड़ा बिहार में सबसे ज्यादा हुआ है, क्योंकि वहां पे इस तरीके का नहीं रहा। बाकी राजस्थान है या उत्तर प्रदेश है, उस तरह की स्थिति वहां बनी नहीं, क्योंकि 90 में एक तो आ गए ये, प्लस वहां पे आप याद कीजिए, मैं आपको बताऊं 60s के दशक में, 60 के दशक में गैर कांग्रेसी सरकार बन चुकी, जी, सम्मिलित सरकार, सोशलिस्ट सरकार, कई पार्टियों की जी, सरकार। जी, कर्पूरी ठाकुर चीफ मिनिस्टर रहे, और भी कई लोग, मंडल जी भी चीफ मिनिस्टर रहे, जी। कई लोग चीफ मिनिस्टर रहे। और वहां वो जागृति है। वहां जो है त्रिवेणी संघ बना हुआ। त्रिवेणी संघ मतलब कोयरी, कुर्मी, यादव, ये 3 मजबूत पिछड़े हैं, संख्या में भी ज्यादा है, और उनके पास ठीक ठाक जमीनें भी है। जी। वो बिना जमीन वाले लोग नहीं है जिनको लात मार के निकाल देंगे। और बिहार के लगभग जिलों में सवर्ण अल्पसंख्यक, कुछ जिले हैं जहां सवर्णों, कुछ हिस्सा है जहां सवर्णों का दबदबा है, कुछ विधानसभा है जहां सवर्णों का दबदबा है। जहां सवर्णों का दबदबा है वहां बीजेपी मजबूत है।
तो इनको लग रहा है कि अगर नीतीश कुमार नहीं रहे हमारे साथ, हम कमजोर कर दिए हैं, तो अब हम जीतेंगे कैसे चुनाव। और ये जो सामाजिक न्याय की आंधी चली है, आप गौर कीजिए, बिहार के चुनाव की बात आई तो हिंदू हिंदू का वोट कार्ड भूल गुम हो गया, वो आ गया, हम जाति गणना करवाएंगे। करवाएं। इसके पहले जाति गणना, तो जाति क्या जाति होती है, हिंदू बांट रहे हैं, जातियां तो 4 ही होती हैं, किसान होता है, महिला होती है, फलाना होता है, ढिमकाना होता है, तो मोदी जी ज्ञान दे रहे थे। हाँ, उसमें वो बेरोजगार को भूल गए थे, वो भी एक बड़ी जाति हाँ है। हाँ। तो लेकिन जैसे ही बिहार में हुआ कि अब चुनाव होना है, तुरंत उनको जाति याद आएगी, जाति गणना करवाएंगे। ये क्या है, हिंदू कार्ड नहीं चल रहा है इसका मतलब, तब आप जाति वाले कार्ड पे आए हो, और जाति वाले कार्ड पे जब आओगे तो आप जीत नहीं पाओगे। अब एक भय क्रिएट किया इन्होंने कि अगर नीतीश की सरकार नहीं रही तो लालू की सरकार आ जाएगी, लालू की सरकार आएगी तो जंगल राज आ जाएगा। लेकिन अब वहां कांग्रेस आके खड़ी हो गई है, इस बार तन गई है कांग्रेस। अब नीतीश कुमार का जो वोट बैंक है, या जो यादव या जो भूमिहार को नहीं पसंद करते हैं, वो कांग्रेस के साथ लगता है कि कहीं वहां ना पहुंच जाए। चूंकि कांग्रेस पार्टी ने वहां गेम भी यही खेला है, पिछड़े अति पिछड़े, दलित महादलित, इसी को अपना गोल बनाया उसने। खोल से निकल रही है, सवर्ण के खोल से। तो बीजेपी ने जब सारा कैलकुलेशन किया, आरएसएस ने सारा कैलकुलेशन किया, तो उसको लगा कि यहाँ नील बटा सन्नाटा है, और बिहार अगर फतह कर लिया तो बंगाल जीतना आसान हो जाएगा, उनको लगता है, और सब कर लेंगे। तो इसलिए इन्होंने ये लाया है, ताकि एक तो 20% ऐसे ही काट दिया उन्होंने, बिना सर्वे किए हुए, बिना कागज दिखाए हुए, और बाकी लोगों से कहा जा रहा है कागज दीजिए। अब कागज क्या क्या मांग रहे हैं, ये भी बड़ा दिलचस्प है। कागज वो मांग रहे हैं एनआरसी का दीजिए। एनआरसी हुआ है क्या? तो कागज क्यों मांग रहे हो भैया, एनआरसी जब हुआ नहीं तो? फिर वो बोल रहे हैं परिवार रजिस्टर दीजिए, जो स्थानीय कमेटी सरकारी संस्था है उसके द्वारा, जो निकाय जो है उसके द्वारा जो परिवार रजिस्टर बना है, कहाँ बना है परिवार रजिस्टर भाई, वो भी जरा बताइए। फिर ये तीसरा दिया है कि वनाधिकार प्रमाण पत्र। अरे वन ही नहीं जहां, वो अधिकार कहां से मिलेगा यार? वो वन का प्रदेश ही नहीं है, वहां 0.2% भी जो है जंगल नहीं है, वो जंगल नहीं कहते हैं। वो पहाड़ वहाड़ पे कुछ जो है जंगल बने हुए हैं, उसी को जंगल मानते हैं, है ही नहीं जंगल। तो वनाधिकार प्रवाह कहां से आएगा? फिर पहला नंबर पे इन्होंने रखा है पासपोर्ट। अब बताइए, पासपोर्ट क्या वोटिंग कार्ड के लिए बना के रखा है लोगों ने? पासपोर्ट बना के जाएंगे ना बाहर, पासपोर्ट कब बनाते हैं आप? जब आपको विदेश जाना होता है। ऐसा थोड़े कि पासपोर्ट बना लेते हैं क्योंकि वोटिंग आईडी कार्ड बनाना होगा तो उसकी जरूरत पड़ेगी, ऐसा होता है क्या? तो ये कितने ज्ञानी हैं इनसे, जिसे खाली मैं उनका ज्ञान आपको दिखा रहा हूँ। पासपोर्ट, उसके बाद ये कह रहे हैं कि जन्म प्रमाण पत्र, ये सही है, जन्म प्रमाण पत्र भाई। जन्म प्रमाण पत्र कैसे बनता है? आपने बताया कि 1969 में ये रूल बना, अधिनियम बना, कि हर व्यक्ति को अपना जन्म और मृत्यु रजिस्टर कराना पड़ेगा, मतलब उनके परिवार वालों को कराना पड़ेगा, ये कराना पड़ेगा। लेकिन क्या है, क्या आपके गुजरात में हर बच्चा अस्पताल में पैदा होता है? मेरे तो हमारे गांव बिहार में नहीं होता, बहुत पिछड़ा हमारा बिहार। मैं गुजरात की बात बताऊं तो मुझे लगता है शायद शायद शहरों में मिड 80s या तो 90s से शायद जो है वो शहरों में, हमारे अर्बन इलाकों में शायद ये हर माँ बाप जो है वो करते थे या करना शुरू कर दिए थे। बाकी तो क्या होता ना कि वो जो आपका 10th का जो स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट होता है उसमें जो तारीख होती है वो सही मानी जाती है। नहीं, बिल्कुल, बिल्कुल आपने सही कहा। तो हाँ, जब 1969 से कानून बना हुआ है जन्म रजिस्टर कराइए, आप सबको पकड़ ले सकते हैं कि भैया क्यों नहीं कराया था, चलो जेल। क्या सरकार कुछ भी कर सकती है? सरकार के पास तो की सत्ता है, पावर है। लेकिन व्यवहार में क्या है? व्यवहार में ये है कि जिसका अस्पताल में बच्चा पैदा होगा उसका सर्टिफिकेट बनेगा। अभी मनमोहन सिंह आए हैं, तब से तो ये लागू हुआ है कि पीएचसी को मजबूत किया गया है, मनमोहन सिंह ने जी, किया। और आशा वर्कर बनी, आशा दीदी बनी, कि गांव गांव जाती है, कहती है कि अरे प्रेग्नेंट है, चलिए अस्पताल, वहां आप करा लीजिए। लेकिन लोगों को भरोसा नहीं है डॉक्टरों पे, लोगों को बिल्कुल, भरोसा नहीं है अस्पतालों पे, वहां चूंकि पैसा मांगते हैं, डिलीवरी कराएंगे पैसा दो, बिल्कुल। नहीं तो तड़पते रहो। तो ज्यादातर अभी भी जो है इलाज अस्पताल में, अस्पताल के बजाय बजाय जो है गाँव में पैदा होते हैं बच्चे, घरों में।
बिल्कुल। अब वो जन्म प्रमाण पत्र कहाँ से लाएंगे? दूसरा 10th का सर्टिफिकेट। अभी अभी एक डाटा आया है भाई साहब, मयूर भाई, कि बिहार जो सबसे साक्षर प्रदेश है इस देश का, वो मिजोरम है, और सबसे कम साक्षरता दर जहां है वो आंध्र प्रदेश है, और उससे एक पायदान ऊपर बिहार है। 74%, 74% के आसपास बिहार में साक्षर है, यानी 36% साक्षर भी नहीं है। और साक्षर का मतलब क्या होता है? जिसको अपना नाम लिखना आए वो साक्षर है। डिग्री वाला साक्षर नहीं कहलाता। जिसको अपना नाम लिखना आता है वो साक्षर है। तो जिसको अपना नाम लिखना आता है वो भी अगर 74% ही है, 36% नहीं है, यानी 10th का सर्टिफिकेट नहीं लाके देगा वो। मान लीजिए 36% है, तो 36% तो वो भी जन्म प्रमाण पत्र नहीं लाके देगा। मयूर भाई सामने आइए तो और अच्छी बात होगी। अब जो है ये बतलाइए कि अब एक इसमें और एक होता है तीसरा जन्म प्रमाण पत्र, कि आपका जन्म प्रमाण पत्र जो है स्थानीय निकाय यानी जो पंचायत है, जो तालुका है, वो आपको बना के देगा। वो किस आधार पर देगा? वो इस आधार पर देगा कि अगर आपके पास ना आपने पढ़ाई की है, ना आपने अस्पताल में आपका जन्म हुआ है, तो गांव में ग्राम सभा होगी, ग्राम सभा में बताएंगे लोग कि हाँ इनकी उम्र इतनी हो सकती है, वो प्रमाण पत्र बन जाएगा, वो ब्लॉक जाएगा और आपका प्रमाण पत्र बन जाएगा, जन्म प्रमाण पत्र। बिल्कुल। ये 3 स्थितियां हैं जन्म प्रमाण पत्र की। अब ये बताइए कि ये जो तीनों स्थिति जो मैंने बताई, 3 स्थिति, अब अगर आपका, अच्छा एक चौथी स्थिति में बता देता हूं। आप कहीं भी जाकर के जन्म प्रमाण पत्र भी अपना बना ले सकते हैं। अस्पताल इतने हमारे ईमानदार हैं सब, कि बिना पैसा अरे लिए आपका पैसा लेंगे और आपका बना देंगे। जो डिग्री बना सकते हैं वो सर्टिफिकेट भी बना देते हैं। आपके यहाँ न्यायालय बिल्कुल। चल रहा था ना, कोर्ट चल रही थी ना नकली। तो ये जन्म प्रमाण पत्र का खेल है। तो जन्म प्रमाण पत्र जो है रोहिंग्या का भी बन जाएगा, वो बांग्लादेशी का भी बन जाएगा। अब बात आती है एसटी एससी का प्रमाण पत्र। कितने लोगों के पास है एसटी एससी प्रमाण पत्र? कौन बनाता है एसटी एससी का प्रमाण पत्र? एसटी एससी का प्रमाण पत्र वो बनाता है मोस्टली जिसको नौकरी चाहिए होती है, पढ़ाई में चाहिए होती है, वही बनाएगा सर्टिफिकेट। हम मेहनत मजदूरी करते हैं तो हम काहे क्या करेंगे बनाकर? फिर है कि 2003 की वोटर लिस्ट में माता या पिता का नाम। तो 2003 में अगर बन गया होगा रोहिंग्या, तो हिंदुस्तानी हो गया वो। कोई पैमाना है? एक्सरे मशीन है? लगाओ, पहचानो बांग्लादेशी या बांग्लादेशी कैसे है। जिस देश में नहीं। फखरुद्दीन अली अहमद का परिवार जो है बांग्लादेशी घोषित हो जाता है। सेना का जवान जो लड़ा, 20 साल सेना में रहा, उसका परिवार बांग्लादेशी घोषित हो जाता है। उस देश के तंत्र पे सिर्फ हंसिए, और हंसने के बाद आंसू आए, संवेदना अगर बची हो तो आंसू आए, और महसूस कीजिए कि हम जो है क्या जानवर है कि इंसानों के साथ ऐसा सलूक करना चाहते हैं। अगर कोई मतलब समझिए लेबर बन के रह रहा है आपके देश में, क्या लूट रहा है आपसे? महाराष्ट्र जो आते हैं, अभी एक गुजराती को पीटा यहाँ मीरा भाईंदर रोड में मराठी बोलने के नाम पर। गुजरातियों को बड़ी जोर से लगी है। हालांकि कुछ होगा नहीं, कुछ नहीं होगा। गुजराती गुजराती को पीटते रहते हैं, क्या ये बात गलत है? लेकिन अभी उनको लग रहा है कि अच्छा गुजराती को मारा, मराठी नहीं आती है। तो वो जो मजदूरी करते हैं, लोग कितना कमाते हैं और कितना कमा करके कितना आपको देते हैं, आप उसका उसका आकलन करो। कितना आप उसको लगाते हो बड़ा, औरंगजेब को कितना लेता था हिंदुओं से, तुम कितना लेते हो? 30% लेते हो। इनकम टैक्स 30% है ना, अधिकतम। और जी। उसमें भी ये टैक्स, वो टैक्स, वो टैक्स, वो टैक्स, क्या टैक्स, फलाना टैक्स, ढिमकाना टैक्स, सारा टैक्स दे दो इनको। ये क्या देते हैं? जिनकी संपत्ति कोरोना काल में 20 गुना, 25 गुना, 40 गुना, 100 गुना बढ़ी, वो कौन कौन टैक्स भर रहे थे? फिर देखिए ये अगला है इनका पेंशन भुगतान आदेश। कितने लोगों को नौकरी दी है, कितने लोगों को पेंशन मिल रही है? वाजपेयी जी ने तो पेंशन ही खत्म कर दिया था। फिर है भूमि आवंटन प्रमाण पत्र। अब भूमि आवंटन अब सरकार ने कितने लोगों को जमीन दी है? भूमि आवंटन तो उन्हें जिनको जमीन अलॉट की गई। तो जमीन अलॉट कैसे करते हैं?
बिहार में भूमि सुधार तो हुआ नहीं, तो आप अलॉट करते हैं इंदिरा आवास योजना या प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आप जो घर दे रहे हैं उसको आप बिल्कुल। कहते हैं आवंटन प्रमाण पत्र। जिनके पास है वो दिखा देंगे कितने लोगों को दिया है, कितने करोड़ लोगों को दिया है, जरा ये बताइए। फिर इनका है निवास प्रमाण पत्र, ये सबसे महत्वपूर्ण है। जी। अब जिनका घर ही नहीं है वो निवास प्रमाण पत्र कहाँ बनाए? हम्म। जो फुटपाथ पे रहते हैं, जो सड़कों पर रहते हैं, जिनका कोई परिवार नहीं है, क्या वो इस देश के नागरिक नहीं है? क्या हम्म। उनके लिए इस सरकार ने कोई व्यवस्था की? तो कुल मिलाकर के हमने आपको सारा पढ़ के बता दिया, इनके डॉक्यूमेंट, इनकी बिल्कुल मंशा। बिल्कुल। चुनाव आयोग की भूमिका क्या होती है? चुनाव आयोग की भूमिका होती है कि हर नागरिक इस देश का वोट देने का अधिकारी बने, कोई छूटे नहीं। इसलिए घर घर आते हैं कि भैया आपके घर में कोई लड़का बड़ा हो गया तो उसका वोटर आईडी नाम करवा लीजिए। तो ये क्या कर रहा है चुनाव आयोग? आप वोट देने क्यों आ रहे हो? मताना वोट देने। तो जब वोट देने तो ये क्या कर रहे हैं? मताधिकार छीन रहे हैं। छीन रहे हैं। बिहार के 25-30% लोगों का मताधिकार छीन रहे हैं। ये सबसे बड़ा गुनाह है, संविधान विरोधी काम है। संविधान ने हमको कुछ ले करके मताधिकार नहीं दिया है। हम इस देश में जन्मे, हम इस देश के हैं, हमारे पुरखे हैं, इसलिए हम इस देश के नागरिक हैं। और आप क्या कर रहे हैं? आखिर में एक बात बता दीजिए धनंजय भाई, तो अब इसको रिस्पॉन्ड कैसे करेंगे बिहार के हमारे नागरिक भाई बहन? क्या होने वाला है? आप मतलब वहां तो आप पर आपका हाथ है नस पर वहां की। बिहार कैसे रिस्पॉन्ड कर रहा है या कैसे करेगा अभी इसी महीने की 26 तारीख तक अगर नहीं हुआ जिस तरह से मांग रहे हैं? मतलब एक क्या है, मतलब लोगों का एक जो जनमानस में क्या चल रहा है अभी टुवर्ड्स दिस, और इस कानून को लेकर क्या हो सकता है पब्लिक रिस्पॉन्ड, ये बता दीजिए। इस देश का पब्लिक रिस्पांस क्या होता है आपको मालूम है? वो देश की आजादी में पब्लिक रिस्पांस क्या था? वो इमरजेंसी में पब्लिक रिस्पांस क्या था? वो कोरोना काल में पब्लिक रिस्पांस क्या था? वो भी आपने देखा होगा। अकेला आदमी जो है वो क्या अकेला चना फाड़ नहीं फूटता। पब्लिक का कोई ग्रुप है क्या? ये पॉलिटिकल पार्टियों के नेता जो है 15 गुंडे उसके जाते हैं साथ में। अगर उस मोहल्ले के तमाम नागरिक खड़े हो जाएं तो 15 गुंडों की औकात है? किसी पॉलिटिकल पार्टी में इतनी हिम्मत है कि बकवास कर सके वो? लेकिन पब्लिक जो है वो जमा नहीं है, इकट्ठा नहीं है, अकेला है। मुझे अगर कोई मारने आए तो मैं अकेला हूं, मुझे कोई बचाने नहीं आए, बल्कि कहेगा हाँ ये बहुत बोलता है, मारो इसको। पब्लिक ये बोलने वाली है मारो इसको, बहुत बोलता है, इसी को सबसे ज्यादा चिंता है। तो पब्लिक बेसिकली इस देश का दुर्भाग्य है, पब्लिक कुछ नहीं, पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन नहीं। अन्ना के नाम पे लोग जमा होते हैं और धूर्त लोगों के साथ जमा हो जाते हैं, चूंकि भावुक लोग हैं। अब जो है ये पॉलिटिकल, अगर पॉलिटिकल लोग समझिए, इमरजेंसी के खिलाफ किन लोगों ने आंदोलन किया था? पॉलिटिकल पब्लिक पॉलिटिकल ने लोग। आंदोलन नहीं किया था, पॉलिटिकल पॉलिटिकल लोग। आंदोलन। जब देश की आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी तो पब्लिक थोड़े थी, कुछ लोग थे जो लड़ रहे थे, वकील थे, वो डॉक्टर थे, कुछ और पढ़े लिखे लोग थे, कम्युनिस्ट थे, वो लड़ रहे थे। कहा जाता कि पहली बार गांधी जब 1917 ईस्वी में गए वहां, तो चंपारण से लड़ाई शुरू हुई, वहां किसानों को साथ लिया और वहां से आम आदमी की भागीदारी बढ़ी। गांधी का सबसे बड़ा योगदान में ये माना जाता है कि स्वतंत्रता संग्राम को आम आदमी से गांधी ने जोड़ा। बोला देश अगर आजाद होगा तो तुम्हें जो है सम्मान के साथ जीने का अधिकार मिलेगा। यही है ना इतिहास। बिल्कुल। तो वो मतलब तो वो अब स्थिति लग तो रही है अब वहां अब अब पॉलिटिकल पॉलिटिकल पार्टीज जैसे आरजेडी, कांग्रेस और वहां तो लेफ्टिस्ट भी हैं और भी। तो क्या मतलब वो लोग इसको, आपने सही कहा, पब्लिक तो कभी अकेले अपने बूते पे कुछ नहीं कर पाती। देयर नीड्स टू बी समबडी टू गाइड देम एंड टू यूनाइट देम। तो कोई है ऐसी मूवमेंट लग रही है वहां पे कि ये तानाशाही जो इसको रोक दे, मतलब रोका जाएगा, या ये अपने मन की यहाँ भी करके रहेंगे? क्योंकि अगर ये हो देखिए गया तो फिर चुनाव तो फिर चला गया भाजपा की झोली में। देखिए दो चीजें। एक तो ये है कि पिछले कुछ सालों में जो कांग्रेस का स्वरूप दिखा है वो आप गुजरात में खूब बढ़िया देख रहे हैं। वो ऐसा लगता है कि कांग्रेस अलग पार्टी नहीं है, देश की आजादी वाली पार्टी कांग्रेस नहीं है, ये बीजेपी पार्ट 2 है। संघी लोग इसमें भी भरे हुए हैं। कांग्रेस का यही चरित्र दिखाई पड़ता है। आप अगर जहां, इसलिए गौर कीजिएगा, जी जी। जहां जहां कांग्रेस है अकेले आमने सामने, वहां कांग्रेस खत्म है, बीजेपी हीरो है। उन्हीं प्रदेशों में बीजेपी जीत रही है जहां कांग्रेस खड़ी।
लेकिन जहां रीजनल पार्टियां हैं वहां बीजेपी की दाल नहीं गलती। वो बिहार है, वो बंगाल है, वो तमिलनाडु है, वो और दूसरे प्रदेश है। आप गौर कीजिए। इवन बिल्कुल। जम्मू कश्मीर में इतना नाटक नौटंकी किया, कुछ नहीं हुआ। तो कांग्रेस पार्टी को अपना स्वरूप बदलना पड़ेगा। क्या कांग्रेस पार्टी स्वरूप बदल रही है? ये बड़ा सवाल, इसको हटा दीजिए। बिहार में कांग्रेस पार्टी बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। बिहार में महत्वपूर्ण है आरजेडी। आरजेडी क्या करेगी? कहा तो है मनोज झा ने कि जन आंदोलन के अलावा कोई रास्ता नहीं है। ये भी कहा है, ये जो माले के नेता हैं दीपांकर भट्टाचार्य, जिनके 12 विधायक हैं, 2 सांसद हैं, उन्होंने कहा है कि सड़क पर उतरने के अलावा कोई रास्ता नहीं। लेकिन उतरेंगे तब तो। उनको डर भी लगता है कि लाठी चलाएंगे, पुलिस वाले मारेंगे बहुत, क्या होगा उसका? ये संकट है। क्योंकि नेता जो है ना, वो वाले पुराने वाले नेता अब नहीं है, वो बेटे हैं। बेटे जो है एसी में पले हैं। क्या बेटा डंडा खाने को तैयार है? ये सबसे बड़ा सवाल है। जी अब सर। दूसरी जो आखिरी बात आखिरी बात ये है कि जब जो देश के नागरिक हैं उनको, अरे हमको क्या फायदा है वोट दे करके, दारू पिलाओगे तो वोट दे देंगे, पैसा दोगे तो वोट दे देंगे। तो जिस देश में से नागरिक है उनका नाम कट ही गया तो क्या फर्क पड़ता है? अब वो बोलेंगे कि अगर वोटर लिस्ट में नाम नहीं है तो तुमको उठा के बाहर फेंक देंगे। कैसे फेंक देगा? ऐसा करेंगे, लेकिन वो जमा नहीं हो सकते। वो दया पे जीने वाले लोग। जिस देश में दया पे जीने वाले बहुसंख्यक हो, या ऊपर वाले के भरोसे, दया मतलब वो भी, अब क्या कर सकते हैं, ऊपर वाला जैसे कर रखेगा वैसे रहेंगे। तो उस देश में, इसलिए इस देश में क्रांति इसलिए नहीं हुई, वो खूनी क्रांति, कि वो गांधी थे, लेकिन गांधी के अलावा भगवान है, भगवान होने नहीं देंगे। और जो बिहार में नरसंहारों का इतिहास है, वो सवर्णों का इतिहास है। सवर्णों ने नरसंहार किए। जी, ये बात सब सही है। समाज की सच्चाई है जी। भगवान का जिक्र किया तो जाते जाते आज की एक वीडियो आई थी सामने, वो उसके बारे में बता देते हैं, दिखाते नहीं है। बद्रीनाथ, भगवान बद्रीनाथ, जो जो 4 धाम की यात्रा में से एक बड़ा धाम है, उसमें भी दर्शन के भीड़ में, जो दर्शन करने के लिए भीड़ लगी थी, एक वीडियो आई है अभी अभी। उसमें तो अब मारपीट वो हो तो गई, फोटो वहां की तो सेल्फी हिंदू ही लेने के होंगे। लिए, फोटो खिंचवाने के लिए। वहां तो हिंदू ही होंगे वो जो दर्शन करने गए जाते हैं हमारे, सारे वहां तो मुसलमान जाते ही नहीं होंगे। उस भीड़ में एक हिंदू ने दूसरे हिंदू को, फिर दूसरे ने तीसरे को, तीसरे ने चौथे को, ऐसे करके एक दमादम बहुत पीटा है। क्योंकि दर्शन में जो है वो सभी को पहले जाना था। तो भगवान देखते रहे और हिंदू जो है हिंदू को बच्चे लड़ते पीटता रहा। रहे, बच्चे लड़ते रहे। बच्चे लड़ते रहे, ये हुआ है। अभी भी ऐसी बहुत सारी घटनाएं होती, तो ताजा थी, हमने बता दिया। तो एक देख लीजिए इसमें क्या है ना, ये 26 तारीख खत्म होगी, उसके बाद 30 सितंबर को कहा जा रहा है कि मतदाता सूची बाहर आएगी। उस मतदाता सूची के बाहर आने के बाद क्या रिएक्शन होता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट। वो बड़ा और इंपॉर्टेंट। फाइनली रिएक्शन दिखाई पड़ेगा चुनाव में, क्या रिएक्शन। समझ गए ना वो। सही है सर। थैंक यू धनंजय भाई। बहुत ही बहुत बहुत धन्यवाद। आपने विस्तार से, और सभी को समझ में आ जाए जो नहीं जानता है कि मसला क्या है, हर चीज को आपने बिल्कुल खोल के रख दिया। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। तो दोस्तों, ये बातचीत थी, मसला पूरा आपके सामने धनंजय भाई ने विस्तार से खोल के रख दिया। आपकी राय बड़ी महत्वपूर्ण होती है, आप सब जानते हैं। लिख के कमेंट करके हमको जरूर से बताइएगा, और लगे कि ये कामकारी, ये जो जानकारी है वो काम की है, तो फिर इसको आप शेयर कर सकते हैं अपने आसपास, इसको लाइक कर सकते हैं, इसकी लिंक, जैसे मैंने कहा, आप और लोगों को भेजिए। और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को भी कीजिए, और धनंजय भाई का चैनल है द नागरिक, वहां पे भी जाइए, उनको भी आप सब्सक्राइब जरूर से करें और अपने आसपास के लोगों से करवाएं। बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे आप सभी का जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।